हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा आज आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का एक चैप्टर शिक्षण अधिगम का अर्थ और परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा इसके पहली क्लास में आप लोग ने शिक्षण अधिगम का क्या अर्थ है इसके विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण अधिगम के उद्देश्य। शिक्षण अधिगम के उद्देश्य। बेटे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसके उद्देश्यों का, उसके एम्स का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। बेटा बिना उद्देश्यों के कार्य जो होता है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। बेटा उद्देश्यों की हम बात करें तो उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। पहले नंबर में आता है ज्ञानात्मक पक्ष। सेकंड नंबर में आता है भावात्मक पक्ष। थर्ड नंबर में आता है क्रियात्मक पक्ष। तो शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अगर हम ज्ञानात्मक पक्ष की बेटा बात करें तो ज्ञानात्मक पक्ष का तात्पर्य होता है बालक के मानसिक स्तर को बढ़ाना, उसे ज्ञान देना, खेलने की समझ और किसी से बात करने की समझ, कौशल विकास की समझ इत्यादि जो होता है वो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अगले नंबर में आता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष का मतलब होता है कि बालक में अच्छे संस्कार देना, उसको मूल्यों के विषय में, संवेगों के विषय में विश्लेषण करने का ज्ञान देना तथा उसके अंदर दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का विकास भी करना सिखाना होना चाहिए। तीसरे नंबर में आता है बेटा क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष का तात्पर्य होता है कि जब बच्चे किसी भी क्रिया को, किसी भी कार्य को स्वयं करके देखते हैं और स्वयं करके देखने में अपना विकास ढूंढते हैं तो उसमें जैसे कोई कौशल विकसित हो रहा है या वो स्वयं किसी चीज़ को कर रहे हैं तो जो आत्मविश्वास बढ़ता है वो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत बढ़ता है। तो सबसे पहले नंबर में आता है, क्या आता है बेटा? ज्ञानात्मक पक्ष फर्स्ट नंबर में। सेकंड में क्या आता है? भावात्मक पक्ष। सेकंड में भावात्मक और थर्ड में आता है बेटा क्रियात्मक पक्ष, मतलब करके सीखने का सिद्धांत। अगर हम ज्ञानात्मक पक्ष की बेटा बात कर रहे हैं तो ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले नंबर में आता है ज्ञान, मतलब कि हमें किसी तथ्यों का और परिभाषाओं का, सूचनाओं का ज्ञान किस तरह से हो रहा है वो ज्ञानात्मक के ज्ञान पक्ष के अंतर्गत आता है। अगले नंबर में आता है बोध मतलब समझ, किसी चीज़ की समझ। हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, सीखी हुई जो भी बातें हैं उसकी क्या हमें सही से समझ है कि नहीं है। अगले नंबर में आता है अनुप्रयोग।
योग, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसको हम, उस ज्ञान को हम व्यवहारिक रूप दे रहे हैं कि नहीं, और किस परिस्थिति में व्यवहारिक रूप हम दे रहे हैं। अगले नंबर में आता है विश्लेषण। विश्लेषण, विश्लेषण मतलब कि जब जैसे आपके पास कोई समस्या है, तो समस्या है या कोई सूचना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे स्तर में उसको तोड़कर समझना, ताकि वो सही ढंग से समझ में आ सके। अगले नंबर में आता है संश्लेषण। संश्लेषण, संश्लेषण मतलब कि जैसे किसी भी समस्या को अलग टुकड़ों में बांटकर एक नया विचार प्रस्तुत करना ही संश्लेषण के अंतर्गत आता है। इसी में ज्ञानात्मक में लास्ट में आता है मूल्यांकन। बेटा जब हम किसी चीज़ का ज्ञान लेंगे, बोध लेंगे, मतलब समझ होगी, उसको व्यवहारिक रूप देंगे, उसको टुकड़ों में बांटकर पढ़ेंगे, तो इन सब करने के पश्चात क्या मूल्यांकन निकला है, उसका रिजल्ट क्या निकला है, उसकी शुद्धता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, ये निर्णय लेना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर रहे हैं भावात्मक पक्ष की। तो भावात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर में आता है ग्रहण करना। ग्रहण करना, हम जो भी चीज़, कोई भी विचार अगर हम सीख रहे हैं तो उनके प्रति हमको संवेदनशील होना चाहिए, उनके प्रति हमें सक्रिय होना चाहिए, हम सही से उसको ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। अनुक्रिया, अगले नंबर में आता है अनुक्रिया। हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसको हम व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये भी भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अगले नंबर में आता है मूल आंकना। मूल्य आंकना, मूल्य आंकना मतलब किसी वस्तु या व्यवहार के महत्व को हम स्वीकार रहे हैं कि नहीं, उसके वैल्यू को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगले नंबर में आता है संगठन। संगठन, किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक हम संगठित नहीं होंगे, उस मूल्य को, उसके वैल्यू को हम क्रम से व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हम उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। अगले नंबर में आता है चारित्रीकरण। चारित्रीकरण, चारित्रीकरण मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हमने सही मोड़, चारित्रीकरण, उसको हमने जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको हमने सही दिशा दिया है कि नहीं, जीवन में सही दिशा की ओर उसको ले गए हैं कि नहीं, किस बात पर उसमें बल दिया जा रहा है, वो सही दिशा पर है कि नहीं, ये भावात्मक पक्ष के चारित्रीकरण में आता है। बेटा तीसरे नंबर में आता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष को ही हम मनोगत्यात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले नंबर में आता है अनुकरण। अनुकरण
सीखी हुई बातों का हम अनुकरण कर रहे हैं कि नहीं, उसको हम दूसरों के जो भी कार्य हैं उसको हम दूसरों से सीख रहे हैं कि नहीं और सही ढंग से सीख रहे हैं कि नहीं। अगले नंबर में आता है सह क्रियाएं। सह क्रियाएं, साथ में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो आपस में प्रेम व्यवहार से हो रही कि नहीं, ऐसा तो नहीं किसी के मन में कुंठा हो और सही ढंग से वो उस चीज़ को सीख रहा है कि नहीं। अगले नंबर में आता है नियंत्रण। नियंत्रण, हमारा किसी कार्य को सीखने में शारीरिक जो भी संचालन है वो नियंत्रित है कि नहीं, हम सही ढंग से उस कार्य को का निर्वाह कर पा रहे हैं कि नहीं। अगले नंबर में आता है आदत निर्माण। आदत निर्माण, हम जो भी सीख रहे हैं शिक्षण से उसमें हमारे अंदर सही आदत का निर्माण हो रहा है कि नहीं, ये भी हम शिक्षा अधिगम के उद्देश्यों के माध्यम से सीखेंगे। अगले नंबर में आता है स्वाभाविकीकरण। स्वभाव मतलब स्वभाव में सही ढंग से हम उस चीज़ को सीख रहे हैं कि नहीं। स्वाभाविकीकरण, स्वाभाविकीकरण, हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी क्रिया हम अभ्यास कर रहे हैं वो हम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम अभ्यास सोच समझ के करते हैं तो वो अभ्यास सही ढंग से होता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को अगर मन लगा के अगर कर रहे हैं और वो हम सीख जाते हैं तो वो जीवन भर याद रहता है। जैसे कि किसी गाड़ी को चलाना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, अगर हम एक बार सीखे हैं सही से तो हम उसको हमें बार बार सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हम स्वतः हमेशा के लिए सीख जाते हैं। अगले नंबर में आता है कौशल। कौशल विकास। कौशल विकास, कौशल विकास, हम बिना कौशलों के शिक्षण कार्य को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। कौशल अर्थात स्किल, हमारा स्किल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। जब हम कोई क्लास में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमको उस तरह से टीचिंग करना सिखाया जाता है, जैसे कि प्रस्तावना कौशल हो गया, दृष्टांत कौशल हो गया, पुनर्बलन कौशल हो गया, श्यामपट्ट कौशल हो गया इत्यादि। उनके माध्यम से बच्चों को अध्ययन अध्यापन कार्य करना सिखाया जाता है ताकि आगे भविष्य में आकर बच्चे किसी कार्य में पीछे ना हट सके। तो बेटा ये था शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत, जिनको 3 भागों में बांटा गया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। फिर ज्ञानात्मक के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक के अंतर्गत ग्रहण करना, अनुक्रिया, मूल्यांकन, संगठन, चारित्रीकरण। क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष के अंतर्गत अनुकरण, सहक्रियाएं, नियंत्रण, आदत निर्माण, स्वाभाविकीकरण और कौशल विकास। तो बेटा ये थे शिक्षण अधिगम के उद्देश्य।